नमस्कार साथियों, मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, इस अंक में सोयाबीन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां कौन कौन सी हैं एवं उसका उपयोग कैसे करना है, यह जानकारी विस्तार से हमें देंगे संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर बीयू दुपारे जी। किंतु इससे पहले हम देखेंगे इस संस्थान के मुख्य समाचार। दिनांक 31 दिसंबर 2021 को संस्थान के तकनीकी अधिकारी श्री गोरेलाल चौहान जी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज कुमावत एवं डॉक्टर एम शिवा कुमार का वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर पदोन्नति। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर बी नटराज, डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर वंगाला राजेश, डॉक्टर राघवेंद्र मदार, श्रीमती नेहा पांडे, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर लोकेश कुमार एवं श्री राम मनोहर पटेल का वैज्ञानिक सीनियर स्केल पर पदोन्नति। संस्थान में दिनांक 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें होनहार बालिकाओं को सम्मानित किया गया। संस्थान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिनांक 27 व 28 जनवरी को डॉक्टर एस के शर्मा की अध्यक्षता में 24वीं अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उप महानिदेशक डॉक्टर संजीव गुप्ता एवं अन्य सदस्यों ने वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों की समीक्षा की। दिनांक 31 जनवरी को कुशल सहायक कर्मचारी श्री सुरसी जी का सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह संपन्न। नमस्कार साथियों, आज मैं एक ख़ास बात लेके आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है सोयाबीन की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पद्धतियाँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मृदा प्रबंधन से। साथियों, कई किसान भाई पूछते हैं कि सोयाबीन की फसल के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए। सोयाबीन की खेती के लिए रेतीली या क्षारीय भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि वैसे तो उपयुक्त होती है, लेकिन उच्च उर्वरा शक्ति वाली या उत्तम जल निकास वाली भूमि सबसे बढ़िया पाई गई है। अब खेत की तैयारी कैसे करें? जैसे कि पिछले साल जो भी आपने फसल ली होंगी उसकी जो अवशेष रहते हैं उसको भूमि में मिलाएं, जिसको मिलाने के लिए आप खेत की गहरी जुताई या कल्टीवेटर का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी समय पे आपको यह भी करना पड़ेगा कि आपके पास जितनी भी खाद की मात्रा उपलब्ध है, विशेष रूप से गोबर की खाद, मुर्गी की खाद या केचुए वाली खाद, जो कि जितनी भी आपके पास मात्रा उपलब्ध है उसका प्रयोग करें, उसको अच्छी तरह से मिला के खेत को समतल कर दें। जहाँ पे क्षारीय या अम्लीय भूमि है वहाँ पे फसल योग्य बनाने के लिए आप चूना या जिप्सम मिलाकर उसको फसल की खेती योग्य बना सकते हैं। यदि क्षारीय भूमि है उसमें जिप्सम मिलाएं, या अम्लीय भूमि है उसमें चूना मिलाकर खेती योग्य आप बना सकते हैं। अधिक पानी वाली या हल्की ज़मीन
या कम गहराई वाली जो भूमि है, ऐसी भूमि में सोयाबीन की खेती ना करें और आवश्यकता जितनी है उतना ही जुताई करें, उससे अधिक जुताई ना करें। अब बात करते हैं सोयाबीन की कौन कौन सी किस्में हैं और उसका बीज किस प्रकार से हमारे पास होना चाहिए उसके बारे में। किसान भाइयों, अच्छे कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए अपने क्षेत्र के लिए जो भी किस्में जलवायु के अनुसार अनुशंसित की गई है, जो कि विभिन्न जैविक या अजैविक कारकों के लिए प्रतिरोधी रहती है, इसमें से कोई भी किस्मों का जो चुनाव करें और कम से कम 2-3 किस्में अवश्य अपने पास लगाएं। इससे क्या होगा कि अगर किसी एक किस्म में अधिक मात्रा में कीट या रोग लग गया तो भी दूसरी किस्म में प्रतिरोधी होने के कारण आपको अधिक खासा नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आपके पास जो बीज है उसका बोनी से पहले ही अंकुरण परीक्षण अवश्य करें और ये देखें कि उसका अंकुरण परीक्षण न्यूनतम 70% है या नहीं। अगर 70% है तो बहुत अच्छी बात है और उससे अगर कम है तो उसके अनुपात में आप बीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। एक ही जो किस्म है हमारे पास जो बार बार यूज़ करते हैं, तो 3 या 4 साल के बाद में उस बीज को बदलें, नया बीज लें और बोनी से पहले बीज को फफूंदनाशक, कीटनाशक और जैविक कल्चर है, जैविक खाद है, उससे उपचारित करना अति आवश्यक है। अब खाद और उर्वरकों का प्रयोग, जैसे कि बताया है कि जो भी आपके पास खाद या उर्वरक है वो केवल बोनी के समय पर ही डालना है और खाद का प्रयोग तो खेत की तैयारी के समय पर ही करना है। और सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए जो उर्वरकों की जो मात्रा है, फसल को नत्रजन, स्फूर और पोटाश और सल्फर की जितनी आवश्यक अनुशंसा है उसके अनुसार से देना चाहिए, जिसकी मात्रा है 20-60-40-20 किलोग्राम NPKS प्रति हेक्टर। और इसके लिए विभिन्न किसी भी सोर्स से आप दे सकते हैं, चाहे वो यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटाश से दे सकते हैं। आप चाहे तो DAP के साथ में पोटाश की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मिश्रित उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक अत्यंत आवश्यक बात यह है कि खड़ी फसल में किसी भी प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जो भी आपके पास उर्वरक है उसको स्वच्छ, हवादार और सूखे ज़मीन पर रखना चाहिए, नहीं तो नमी के फैलाव से उसकी गुणवत्ता में खराबी आ सकती है। जहाँ तक सोयाबीन की बोनी के संबंधित पद्धतियों का सवाल है, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से विपरीत मौसम या जलवायु परिवर्तन के कारण खराब मौसम की स्थितियाँ आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो सोयाबीन की परंपरागत बोने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव लाकर BBF पद्धति या रीच फरो पद्धति से ही सोयाबीन की बोनी करना चाहिए। और यदि आपके पास इस प्रकार की मशीनें नहीं है तो आप परंपरागत रूप से बोनी करते हुए 3 या 6 या 9 कतारों के दूरी पर अपनी सुविधा अनुसार बोनी के बाद में नाली निकालने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप इस सोयाबीन की बोनी करते हुए हमारी जो लाइन से लाइन की दूरी जो 45 सेंटीमीटर या 18 इंच की रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं। 3 सेंटीमीटर गहराई पे सोयाबीन की बोनी कर सकते हैं। जब किसी कारणवश आप सही समय पर बोनी नहीं कर सकते हैं, यानी जुलाई के पहले सप्ताह के बाद अगर जैसा कि इस साल हुआ है बोनी करने की ज़रूरत पड़े तो बीज दर बढ़ा सकते हैं, जो कि 60 से 80 किलो जो अनुशंसित बीज दर है उससे आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीट एवं रोग प्रबंधन की जो क्रियाओं के बारे में। हमें यह करना चाहिए कि समय समय पर अपनी फसल का सर्वेक्षण करना चाहिए, निगरानी करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके सोयाबीन की फसल में किसी कीट या रोग का आक्रमण तो नहीं हो रहा है। और हमेशा इसके प्रतिबंध हेतु जो भी सुरक्षात्मक उपाय है उसको अपनाना चाहिए, जैसे रोग मुक्त बीज का प्रयोग, फसल चक्र अपनाना, अंतर्वर्तीय फसल जो प्रणाली है उससे भी आप कीट एवं रोग प्रबंधन कर सकते हैं।
और जो ऐसे कुछ फसलें हैं जो कि कीटों को आकर्षित करते हैं, जैसे सुआ की फसल है, उसको भी आप बीच बीच में या मेड़ पे या कुछ निश्चित अंतराल पे लगा सकते हैं। भौतिक नियंत्रण के उपाय भी आप अपना सकते हैं कि जैसे कि जहाँ पे कीट या बीमारी का प्रकोप हुआ है, ऐसे पौधों को हैंड पिकिंग या उसको उखाड़ के अपने खेत से बाहर करना, प्रकाश जाल, फेरोमोन ट्रैप ये सब लगाना या मल्चिंग का प्रयोग, ये सब जो सुरक्षात्मक उपाय है उसको भी आप अपनाएं। और जब भी आप कीटनाशक या खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं तो हमेशा एक ही कीटनाशक या एक ही खरपतवार नाशक का प्रयोग ना करें, अर्थात रसायन चक्र आपको अपनाना होगा। और उचित समय पे हमें खरपतवार प्रबंधन के जो भी तरीके हैं, चाहे और डोरा चलाने की बात हो या हाथ से निंदाई हो या अनुशंसित खरपतवार नाशक का प्रयोग हो, उनमें से किसी एक का आपको उपयोग करना होगा। अब उपयुक्त रसायनों का उपयोग कैसे करें, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो भी अनुशंसित कीटनाशक या खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं उसको पंजीकृत दुकानों से ही आप क्रय करें और उसका बिल अवश्य लें। छिड़काव करते हुए यह भी ध्यान रखें कि जब बारिश हो रही हो, ज़ोरदार बारिश हो रही हो या हवा चल रही है, ऐसे समय पे इन दवाइयों का प्रयोग ना करें, छिड़काव ना करें। और छिड़काव और जो फसल की कटाई, इसमें पर्याप्त समय के अनुपालन करें। जैसे कि कहीं ऐसे नहीं हो कि जब लास्ट मोमेंट पे आप फसल की आखिरी जो स्थिति पे आप दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो दवाइयों की मात्रा सोयाबीन के दानों में भी जा सकती है, तो इसलिए इसकी पर्याप्त समय का अनुपालन करें। जब भी आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उसके जो डब्बे है या शीशी है उसको अच्छी तरह से ढक्कन बंद करके हवादार जगह पे रखें, ठंडे जगह पे रखें। और ये जो डब्बा है उपयोग के बाद में किसी और काम में ना लें। जब भी आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते हुए अपने नाक और मुंह को ढक के रखें या दास्ताने पहने, मास्क पहने और काम होने के बाद में अपने हाथ स्वच्छ रूप से साबुन से या किसी भी डिटर्जेंट से अवश्य धोएं। अब बात करते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था या जल प्रबंधन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सूखे की स्थिति बार बार हमारी फसल पे आ रही है, हमारी फसल प्रभावित हो रही है, तो हमें ये करना होगा कि जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई की व्यवस्था है, तो कल परसों नरसों का इंतज़ार न करते हुए भूमि में दरारें पड़ने से पहले ही अपने खेत में आप सिंचाई की व्यवस्था करें। और सिंचाई करते हुए जो परंपरागत सिंचाई की पद्धति के अलावा प्राथमिकता आप ड्रिप सिंचाई को दें या स्प्रिंकलर से प्रयोग करें। सोयाबीन की फसल में 3 प्रकार की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि नवजात पौधा है, फूल आने की अवस्था और दाने भरने की अवस्था। ऐसी स्थिति में इन तीनों स्थितियों में ज़मीन में नमी का कमी नहीं होनी चाहिए, अर्थात इस समय पे आपको सूखा प्रबंधन के उपायों को अपनाना चाहिए। और जब भी आप सिंचाई करते हैं तो सभी खेत के सभी भागों में समान रूप से सिंचाई करें। अब अंतिम बात आती है कटाई और कटाई की पश्चात की क्रियाएँ। हमें ऐसे करना चाहिए कि जब भी सोयाबीन की फसल काटने की हो तो सही समय पे कटाई करनी चाहिए, अर्थात कि जो फलियां चटकने से पहले जब फलियों का रंग बदलना जैसे ही प्रारंभ हो जाए, ऐसे मान लें कि हमारी फसल कटाई योग्य हो गई है। और इसको थ्रेशिंग जब करते हैं, खास तौर से बीज के लिए जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो केवल 300 से 400 RPM पे इसकी थ्रेशिंग करें, जिससे कि बीज है वो बीज बना रहे, उसको अंकुरण प्रभावित ना हो। और जब इसका भंडारण हम करते हैं कि 40 किलो की जो जूट की बोरियां रहती है उसको या तो खड़े रखें या एक के ऊपर एक जब भंडार गृह में आप रखते हैं तो 5 फीट से अधिक की ऊंचाई तक उसकी थप्पी नहीं जाने दें। खेत के काम में आने वाले हमारे जो भी उपकरण है, औजार है, मशीनें हैं, उनको हमेशा साफ सुथरा रखें और उनको जो उनका भंडार गृह है वहाँ पे रखें। तो ये थी कुछ सोयाबीन की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पद्धतियाँ। इन पद्धतियों का अगर उपयोग लेते हैं तो सोयाबीन की फसल में जो हमारा नुकसान होता है वो हम कम से कम कर सकते हैं और ऐसे करने से हमारी लागत में भी कमी आती है और उत्पादन में शुद्ध लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों, तब तक हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले सप्ताह या अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।